वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ दशहरा पर्व मनाया गया और मेरी ये मनोकामना है कि आप सभी का ये दशहरा मंगलमय साबित हो। आप सभी के जो भविष्य में सपने हो वो सभी साकार हों। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, विजयदशमी के इस पर्व पे हमारे चैनल के द्वारा एक इनिशिएटिव उठाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप LT टेट, LT कमीशन और PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो इस विजयदशमी के पर्व पे आपको उस कोर्स में विशेष छूट मिल रही है। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप 8219312129 पर व्हाट्सएप करिए, आपको वहां पर सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो अवश्य इस कोर्स के साथ जुड़िए और लाभ अवश्य उठाइएगा। तो ये देखने को मिल रहा है कि TGT हिंदी और PGT हिंदी के लिए पोस्टें निकलने की संभावना है। PGT हिंदी के लिए तो काफ़ी समय से ये बोला जा रहा है कि पोस्ट निकलने ही वाली है, तो हो सकता है कि इस वर्ष के अंत में पोस्टें निकाल दी जाएं। तो आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिएगा। ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप अवश्य करिएगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ठीक है, अब वीडियो को शुरू कर देते हैं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आचार्य दंडी ने काव्यदर्श समस्त 92 को कितने भागों में विभाजित किया है? तो विकल्प हैं 4, 2, 10 और 12। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, 4 भागों में विभाजित किया है आचार्य दंडी ने काव्यादर्श के समस्त 92 को। और ये है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र भाषाएं। अगला जो प्रश्न है 52 प्रश्न है, किस आचार्य ने अपभ्रंश को आभीर भी कहा है? तो विकल्प हैं आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य उद्भट या आचार्य भरत। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने काव्यदर्श में अपभ्रंश को आभीर भी कहा है। अगला जो प्रश्न है तो प्रश्न है 53, किसने अपभ्रंश को रण भाषा कहा है? विकल्प है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरियोद या नामवर सिंह। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी द्वारा अपभ्रंश को न भाषा भी कहा गया है। आगे है 59, अपभ्रंश भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर अपभ्रंश भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं दी हैं, उन्हें हम देखते हैं। पहली विशेषता है अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा भी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है कि उकार बहुला भाषा किसे कहा जाता है। तो ये है अपभ्रंश की विशेषता। आगे है अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसंगों का प्रयोग होने लगा था। अगली जो विशेषता है वो है अपभ्रंश में 2 वचन, 1 वचन और बहुवचन, ये जो 2 वचन हैं और 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलते हैं। इस प्रकार अपभ्रंश में 2 वचन हैं और 2 लिंग हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो है 55, डैश ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अभट कहा है? विकल्प है बच्चन सिंह, भोलानाथ तिवारी, नामवर सिंह, शुक्ल जी या सुनीति कुमार चटर्जी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ई, सुनीति कुमार चटर्जी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है तो प्रश्न है 56, अभट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, ज्योतिश्वर ठाकुर जी द्वारा। अगला प्रश्न है 57, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनके संबंध में आगे जो तथ्य हैं वे हैं, इन्होंने अपनी रचना लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 खंड 3, जिसका प्रकाशन वर्ष 1920 में है, अपना पहला वर्गीकरण दर्शाया है, जो इस प्रकार। अगला है 58, भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। तो जो इनका वर्गीकरण है उसे देखते हैं। एक तरफ
अपभ्रंश है, दूसरी तरफ आधुनिक भाषाएं हैं। तो अपभ्रंश है शौरसेनी, तो इसे मध्यवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। तो इसमें जो आधुनिक भाषाएं सम्मिलित हैं तो वे हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। अगली अपभ्रंश है मागधी अपभ्रंश या पूर्वी अपभ्रंश। इसमें जो आधुनिक रचनाएं या भाषाएं हैं वे हैं बिहारी, बांग्ली, उड़िया, असमिया। अगली जो अपभ्रंश है वो है अर्धमागधी अपभ्रंश या मध्य पूर्वी अपभ्रंश। तो इसमें जो आधुनिक भाषाएं सम्मिलित हैं वे हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके पश्चात महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है या इसे दक्षिणी अपभ्रंश भी कहा जाता है। इसमें जो आधुनिक भाषाएं हैं वे हैं मराठी। अगली अपभ्रंश है ब्राह्मण अपभ्रंश, इसमें पेशाची अपभ्रंश भी कहा जाता है इसे, या पश्चिमोत्तरी अपभ्रंश भी कहा जाता है। इसमें जो आधुनिक भाषाएं सम्मिलित हैं वे हैं सिंधी, लहंदा और पंजाबी। अगला प्रश्न है 59। तो प्रश्न है रामचरितमानस में कितने वक्ता और श्रोता हैं? विकल्प हैं 2, 4, 6 या 8। तो सही विकल्प होगा बी 4। इसमें 4 वक्ता और श्रोता हैं। पहले हैं शिव और पार्वती, दूसरे हैं याज्ञवल्क्य और भारद्वाज, तीसरे हैं काकभूषुंडी और गरुड़, चौथे हैं संत और तुलसीदास। आगे जो तथ्य उन्हें देखते हैं। इसमें काकभूषुंडी व गरुड़ के मध्य हुए संवाद शैव और वैष्णव का समन्वय कहलाता है। अगला है शिव ज्ञान का उपदेश देते हैं, याज्ञवल्क्य कर्म का उपदेश देते हैं, और जो काकभूषुंडी है ये भक्ति का उपदेश देते हैं। पौधगान और दोहा का संबंध किस भाषा की रचनाओं से है? विकल्प है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या पाली। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, अपभ्रंश से है। अगला प्रश्न है 61। तो प्रश्न पूछा गया है किस विदेशी विद्वान ने हेमचंद्र के ग्रंथ का संपादन कराया है? विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन, कामिल वुल्के, पिशेल या गार्सा द तासी। तो सही विकल्प होगा सी, पिशेल। अगला प्रश्न है 62। संस्कृत भाषा के कितने रूप मिलते हैं? विकल्प हैं 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए 2, अर्थात वैदिक और लौकिक ये 2 रूप मिलते हैं। अगला प्रश्न है 63। तो प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किस बोली की लिपि देवनागरी है? विकल्प हैं सिंधी, पंजाबी, मराठी या गुजराती। तो सही विकल्प होगा सी, मराठी। आगे मराठी के कुछ तथ्य देखते हैं। मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का प्रयोग भी करते हैं। मराठी के लिए मोड़ी लिपि का प्रयोग किया जाता है। आगे है मराठी की अन्य बोलियां हैं कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी, महारी। ये तथ्य भी आपको याद रखने हैं, अक्सर परीक्षा में इस तरह के तथ्य पूछे जाते हैं। हाँ बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस सीरीज़ के अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला प्रश्न है 64। तो प्रश्न पूछा गया है कौन सी उपभाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित है? विकल्प हैं बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। तो सही विकल्प होगा विकल्प ए, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। आगे है प्रश्न 65। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? विकल्प हैं 4, 5, 6 या 10। तो सही विकल्प होगा बी, 5। वे हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी, इसके साथ बिहारी हिंदी। अगला प्रश्न है 66। तो प्रश्न है हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? विकल्प है 10, 12, 18 या 20। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा सी, 18। हिंदी भाषा की बोलियां 18 हैं और वो बोलियां हैं कौरवी, हरियाणवी को याद रखना है, बांगरू भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है, तो ये है बांगरू। अगली है दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी। तो जयपुरी का दूसरा नाम ढूंढाड़ी है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। अगली है मेवाती, मालवी, कुमाऊनी, गढ़वाली,
अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही या मैथिली। अगला प्रश्न है 67। तो प्रश्न पूछा गया है कौरवी किस उपभाषा की बोली है? विकल्प है पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी की, पूर्वी हिंदी की या बिहारी हिंदी की। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ए, पश्चिमी हिंदी की। कौरवी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है। अगला प्रश्न है 68। तो प्रश्न है भोजपुरी बोली है। विकल्प होंगे पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। सही विकल्प होगा बी, बिहारी हिंदी। भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमने वीडियो का अगर आप हमारे ऑनलाइन पीजीटी हिंदी, एलटी कमीशन, एलटी टेट कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क करिए। आजकल विशेष छूट चली हुई है।